एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के 50 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं कि ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट मैम पीपीएमईटी वाले देख सकते हैं क्या, या सीजी वाले देख सकते हैं क्या। तो एक बात बोल दूं, ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो यूपी नर्सिंग यानी यूपी सीनेट, पीपीएमईटी, सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूके यानी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है इन सभी एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगी, काफ़ी बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने अभी फ़र्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, अभी हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, एग्ज़ाम आने वाला है, हमें डर लग रहा है, क्या करें। तो एक बात बता दूं, अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप उनको पूरा वॉच कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन पाँचों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जितने भी अभी तक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे सीजी हो गया, पीपीएमईटी या यूपी सीनेट या फिर आपका यूके, इन सभी में ये पांचों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर सब्जेक्ट की हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं यूपी सीनेट वालों को पढ़ा रही हूँ वो अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती, पूछी जा सकती हैं, ऑफ कोर्स पूछी जा सकती हैं। इसीलिए ये सारे वीडियोस सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है उसको देख लीजिए। वहाँ से आप ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो 70 से 80% आपकी तैयारी उधर से ही हो जाएगी। बाकी बचा 20%, तो वो अब आपको थोड़ा सा 11-12 का सिलेबस भी रिवाइज़ करना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने अभी 12th पास आउट किया है तो 11-12 की जनरल नॉलेज तो आपको होगी, बेसिक नॉलेज। फिजिक्स का अगर देख ले तो उसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूलाज जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फार्मूला वगैरह पता है, यूनिट्स वगैरह पता है तो आप फिजिक्स पोर्शन कर लोगे। इंग्लिश में भी बेसिक ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। बाकी और प्रैक्टिस के लिए और जो इंग्लिश के वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड आप वो देख सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, अभी रिसेंट में और न्यू क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, क्योंकि अब पता है कि लेवल थोड़ा बढ़ रहा है पेपर का, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। दूसरी चीज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो भी आपको पता है 11-12 से रिलेटेड ही आती है, कुछ ऐसा टफ नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोस को पूरा वॉच कर लीजिए, वहाँ से 70 से 80% तैयारी आपकी हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने चैनल अपना वीडियो प्रमोट करना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका मेरे पास फुल प्रूफ है। पिछले 3-4 साल में मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं उसमें से काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई है। और मेरे वीडियोस से आप बोल सकते हो 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल एज इट इज़ रिपीट होते हैं। आप जाके पिछले वीडियोस में जो कमेंट सेक्शन है आप जाकर खुद खोल के पढ़ सकते हो कि बच्चों के पॉजिटिव कमेंट कितने आए हैं कि मैम आपका पढ़ाया हुआ ज़्यादा नहीं तो 30 से 40% एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी पेपर्स देखे हुए हैं पिछले साल वाले, जो मैं पढ़ाती हूँ उससे 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज़ आते ही आते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि हाँ भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो और मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज़, इन्हीं वीडियोज़ को देखकर काफ़ी बच्चों ने लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया है, मतलब उसमें सिलेक्शन पाया है। एक बच्चे का तो ऐसा भी कमेंट आया था कि लाइक उससे केजीएम में सिलेक्शन मिल गया, सिर्फ उसने मेरे ही वीडियोस वॉच किए थे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देती है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प मिल रही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे अभी न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है या जो जिनको डर लग रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होगा अच्छा ही होगा। आप लोग अपनी फुल प्रिपरेशन रखो, वीडियोस को पूरा वॉच करो, थोड़ा बहुत जो है वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला वगैरह थोड़ा रिवाइज़ करना। और जो मैं पढ़ाती जाती हूँ ना, जो भी वीडियोस में लेके आती हूँ उसमें कोई भी न्यू टर्मिनोलॉजी मिलती है या कुछ नया आपको सुनने को या सीखने को मिलता है जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है या जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, फोर्स दे रही हूँ कि ये आता ही आता है, उन चीज़ों को एक कॉपी में लिखते रहा करो, ठीक है। क्यों लिखते रहा करो, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सारे वीडियोस रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आप लोग डेली नए नए वीडियोस देखते हो, मैं नहीं बोलती हूँ, अदर चैनल्स के भी वीडियोस देखते होगे, तो सब आपके माइंड में एक मिक्सअप हो जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आता है उनको एक कॉपी में पॉइंट वाइज लिखते रहो, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप उसे रिवाइज़ कर सको। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सारे वीडियोज़ तो चला के देख नहीं सकते हो, कोई कोई वीडियो कितने लेंदी होते हैं, 1-1 घंटे या आधे घंटे के,
ठीक है। तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करके जाओगे तो आपको इससे एक रिकॉल हो जाएगा कि अभी तक आपने जितने वीडियोस देखे हैं मेरे चैनल के, अदर चैनल्स के भी, तो आपको एक रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम टाइम में और आप कोई गलतियाँ नहीं करके आओगे। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जितना भी टाइम बचा है अपना फुल दो, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, अपना बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट तो अच्छा हो गई। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, दैट इज़ नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एक्शन ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग अ फायर इन द वार्ड शुड बी। वार्ड में आग लगने पर नर्स की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है कॉल मीडिया, मीडिया को बुलाना, बी रेस्क्यू पेशेंट, मरीजों को बचाना, सी ओपन विंडोज, खिड़कियाँ खोलना, डी स्विच ऑन एसी, एसी चालू करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज रेस्क्यू पेशेंट, मरीजों को बचाना। यहाँ पे पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइए कि आउट ऑफ 50 आपने खुद से कितने करेक्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पल्स साइट इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन एडल्ट्स? वयस्कों में सीपीआर के दौरान किस नाड़ी को जांचना चाहिए? सीपीआर क्या होता है ये मैंने बहुत बार इस पे क्वेश्चन बताया, सीपीआर के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यही मैं बोल रही हूँ उस पर मैं जोर दे रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसको आप अपनी नोटबुक में एक पॉइंट के तौर पे लिख सकते हो कि हाँ सीपीआर से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। तो क्या सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों सीपीआर दिया जाता है, मैंने ये भी बताया, कब दिया जाता है, जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तब हम क्या देते हैं? सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। लेकिन यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन बन रहा है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में हम कौन सी पल्स साइट यानी कौन सी नाड़ी को जांचते हैं? ऑप्शन है रेडियल पल्स, ब्रैकियल पल्स, कैरोटिड पल्स, फीमोरल पल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स हमारी गर्दन में होती है जो ईजिली एक्सेस होती है, जिससे कि अगर हमारा लो बीपी भी है ना तो हम ईजिली चेक कर सकते हैं कि सांसें चल रही हैं कि नहीं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग टीवी लवर्स हैं, सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो आप काफ़ी बार देखते होंगे जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं वो सीधा गर्दन पे हाथ रख के चेक करते हैं कि पेशेंट डेड हो गया है कि ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि ये जो गर्दन में जो हमारी ये कैरोटिड पल्स होती है वो डायरेक्ट हार्ट से सप्लाई लेकर हमारे ब्रेन में आती है। इससे क्या होता है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो हम ईजिली चेक कर पाते हैं कि सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। मतलब अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें ब्लड पंप होता हुआ हमें फील होगा। ठीक है, इसीलिए कैरोटिड पल्स इज़ द क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड होती है, ये प्रेफर्ड नाड़ी होती है जिसको हम जांचते हैं इन सीपीआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, मदर ऑफ मेडिसिन, आयरन लेडी या हेल्थ रिफॉर्मर? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज लेडी विद द लैम्प। ठीक है, इसकी हिस्ट्री भी मैंने बहुत अच्छे से बताई है कि क्रीमियन वॉर में इन्होंने क्या रोल प्ले किया था एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो यहाँ पे उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप चाहो तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? कौन सा सूक्ष्म जीव मुख्यतः दूषित पानी से फैलता है? ए HIV, बी हेपेटाइटिस ए, सी रेबीज या टिटेनस? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो कि किससे फैलती है? दूषित पानी से या फिर खाने से, यानी कंटामिनेटेड वाटर या फूड से। इसीलिए बोलते हैं ना कि बाहर का कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज। सामान्य वयस्क श्वसन श्वसन दर कितनी होती है? यानी रेस्पिरेटरी रेट पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है 4 to 8 पर मिनट, 8 to 12 पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट या 25 to 35 पर मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज 12 to 20 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट मेनली मेंटेन्स स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? अस्पताल का कौन सा विभाग शल्य उपकरणों को स्टेरलाइज रखता है? मतलब कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो सर्जरी यानी बोलते हैं ना ऑपरेशन हो रहा है किसी का, तो ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सर्जिकल ब्लेड वगैरह, सीजर वगैरह काटने के लिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको स्टेराइल मतलब स्वच्छ रखने की, साफ़ सुथरा रखने के लिए, और विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट मेनली मेंटेन्स, कौन सा विभाग हॉस्पिटल का इन सब चीज़ों को क्या नाम मेंटेन करके रखता है? ऑप्शन है ICU, CSSD, OPD या फिर फार्मेसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज CSSD। क्यों?
CSSD मतलब क्या, केंद्रीय स्टेराइल सेवा विभाग, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो बोलते हैं सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसको भी आप लोग लिख के रख लीजिएगा ताकि रिवीजन करते टाइम आपको याद रहे। कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि CSSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय स्टेराइल सेवा विभाग। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम में ही छुपा है, ये जो भी सप्लाई होती हैं सेंट्रल सप्लाई, उनको स्टेराइल डिपार्टमेंट ये रखता है, मतलब साफ सुथरा रखता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, CSSD। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है, O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट इज कॉल्ड। मतलब रोगी की जानकारी को गोपनीय रखना किस नैतिक सिद्धांत का पार्ट होता है, कौन सा नैतिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, जस्टिस, फेडिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या डी, वेरासिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो गोपनीय रखना मतलब क्या, गोपनीयता बनाए रखना, तो यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज़ बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी। किसी को अगर श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हमें उसको कौन सी पोजीशन यानी कौन सी स्थिति में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें ऑप्शन है सुपाइन, ट्रेंडलनबर्ग, फाउलर या लिथोटमी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज फाउलर्स पोजीशन। क्यों, मैंने बताया था आपको, फाउलर मतलब क्या होता है कि पेशेंट अगर सीधे लेटा है तो उसको थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे उठा देना, उसका सर को टेक दिला के लेटा देना। तो इससे क्या होता है, सर जब थोड़ा सा उठ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को होता है ना, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो आप लोग जब रात में सीधे लेटते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है नाक बंद है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तभी अगर आप बैठ जाओ या थोड़ा टेक लेके थोड़ा सीधा हो जाओ तो आप लोग फिर ईजिली सांस ले पाते हो। तो वो कौन सी पोजीशन होती है, फाउलर्स पोजीशन। फिर है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कॉज कार्डिक रिथमिया मोस्ट कॉमनली। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हृदय की अनियमित धड़कन का प्रमुख कारण बनता है। ऑप्शन से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम की इम्बैलेंस की वजह से हमें कार्डियक इरिथमिया यानी कि क्या बोलते हैं, अनियमित हमारी धड़कनें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, इट अफेक्ट्स हार्ट मसल कंडक्शन। जो भी हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उनके कंडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट। हैंड हाइजीन यानी हाथों को धुलना सबसे प्रभावी तरीका है किसकी रोकथाम के लिए, फ्रैक्चर, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन या अस्थमा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि अस्पताल संक्रमण से बचने के लिए हाथ धुलना सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लिवर, ब्रेन, स्किन या लंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, स्किन। अब आप पूछोगे काफ़ी वीडियोज़ में तो मैंने लिवर लगवाया था, लेकिन उसमें आपको स्किन ऑप्शन गिवन नहीं था। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन, देन होता है लिवर, उसके बाद अगर आपसे इंडोक्राइन, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो आंसर हो जाता है थायराइड। तो देखो यहाँ लार्जेस्ट के नाम पर ये तीनों ही ऑप्शन आपके से करेक्ट है, लेकिन अब आपको ध्यान ये देना कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट बोल क्या रहा है, ऑप्शंस क्या गिवन है। यहीं पे खेल हो जाता है, यहीं पे सिली मिस्टेक हो जाती है और फिर आप एक नंबर से बाकी बच्चों से पीछे हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब क्या है यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा लिवर भी है, स्किन भी है, लेकिन अब हमें ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में स्किन गिवन है तो प्रायोरिटी आप स्किन को दोगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्किन आंसर में गिवन नहीं है तब लिवर आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात। इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने लिवर आंसर करवाया था, क्यों, आप जाकर देख सकते हो, तब उसमें स्किन ऑप्शन नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे स्किन ऑप्शन गिवन है तो स्किन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहीं पर अगर आपसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछ लेता तो ना लिवर आंसर करेक्ट है ना स्किन, तब आंसर होता थायराइड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग इन अ ट्रॉमा पेशेंट। यानी ट्रॉमा मरीज में आंतरिक रक्तस्राव का संकेत कौन सा होता है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कोई इंटरनल ऑर्गन हैमरेज हो गया है तो अंदर हमारे अंदर ही अंदर खून निकलने लगता है ना, जैसे आपने ब्रेन हैमरेज में देखा होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही, दिख तो नहीं रही लेकिन इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, वार्म स्किन,
करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? वार्म स्किन, इंक्रीज बीपी, पेल कोल्ड स्किन या स्लो बीपी। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है यानी आंतरिक रक्तचाप हो रहा है तो क्या हमें देखने को मिलेगा? गर्म त्वचा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, ठंडी पीली त्वचा या फिर धीमी नाड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पेल कोल्ड स्किन यानी ठंडी पीली त्वचा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन रिफ्लेक्ट्स पेशेंट एडवोकेसी, यानी कौन सी नर्सिंग क्रिया रोगी समर्थन को दर्शाती है? ऑप्शन है इग्नोरिंग कंप्लेंट, फॉलोइंग डॉक्टर ब्लाइंडली, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट या फिर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट, यानी रोगी अधिकारों की रक्षा करना। पेशेंट एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंडीशन रिक्वायर्स इमीडिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस इन अ हॉस्पिटल, अस्पताल में किस स्थिति में तुरंत आइसोलेशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। क्यों? क्योंकि ये एक एयरबोर्न डिसीज़ है, मतलब हवा से फैलने वाला संक्रमण है। अगर किसी को टीबी हो गया, उसके सामने भी कोई अगर इंसान बैठा है तो हवा से यानी सांस ले रहा है या उससे बातें कर रहा है तो हो सकता है उसे भी टीबी हो जाए। इसीलिए जिस पर्सन को टीबी है उसको हम तुरंत आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने का मतलब एक अलग कमरे में उसको रख देंगे या बाकी लोगों से अलग कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू मेजर पल्स इन इन्फेंट। इन्फेंट यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पल्स यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, धमनी चेक करने के लिए उपयोग कौन सी नाड़ी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कैरोटिड, रेडियल, ब्रैकियल या फिमोरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी, यानी कि ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन हेल्दी एडल्ट इज। स्वस्थ वयस्कों में सामान्य ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है? तो ये मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है। ऑप्शन गिवन है 70 to 75%, 80 to 85%, 90 to 95 to 100% या 50 to 60%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज 95 to 100%। फिर है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। जो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। फिर है द मेडिकल टर्म डिस्निया मीन्स। डिस्निया का अर्थ क्या होता है? ये इस वीडियो को में नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो अब यहाँ पे देख लो, जैसे ये नया टर्म है, आपने नहीं सुना है, ये नई टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि नोट्स लिखते रहो, उसमें न्यू टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ पे आप इसको ऐड कर लो ताकि आपको याद रहे कि डिस्निया का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में कठिनाई, वॉमिटिंग यानी उल्टी, फीवर यानी बुखार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है? ऑप्शंस हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां निलय जो होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड। पेशेंट यानी रोगी को उपचार मना करने का अधिकार है, इसे हम क्या कहते हैं? ये बोल रहा है। ऑप्शन है जस्टिस यानी न्याय, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, फिडिलिटी यानी निष्ठा, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, दैट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है कि पेशेंट अपने उपचार के लिए जो भी है डिसीजन ले सकता है। अगर उसे करवाना है नहीं करवाना, उसे मेडिकेशन लेनी है नहीं लेनी है, वो खुद डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? तो हमें पता है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्रीविएशन ऑफ एनपीओ इज नर्स इन नर्सिंग मीन्स। एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों के लिए नई होगी, ऑल्दो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया हुआ है, लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं या जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये नया टर्म है, नर्सिंग फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। इसका फुल फॉर्म होता है नथिंग बाय माउथ या नथिंग पर ओरल होता है एग्जैक्टली तो, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा नथिंग बाई माउथ। मतलब आपने काफ़ी टाइम देखा होगा ना अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए आपको बोलते हैं कि कुछ खा के नहीं आना है, खाली पेट आना है। उससे क्या होता है अच्छे से अल्ट्रासाउंड हो जाता है। सिर्फ पानी पीना है और कुछ भी नहीं खाना है मुंह से, तो उससे ही बोलते हैं कुछ भी ना खाने को मुंह से, नथिंग पर ओरल या नथिंग पर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्राइएज इन इमरजेंसी केयर इज टू, आपातकालीन देखभाल में ट्राइएज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपके इसमें पहले ऑप्शंस क्या है? बिलिंग पेशेंट, प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड अटेंडेंस, अरेंज बेड्स ओनली। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी, दैट इज प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट। ये मैंने कल भी जो वीडियो बताया था उसमें भी आपको आंसर बताया था, इसमें यही था कि ट्राइज का मतलब क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से आपको उपचार को प्राथमिकता देनी होती है कि जिसको ज़्यादा नीड है पहले उसको इसको देखा जाएगा, जो जिसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब अगर उसको 1-2 घंटे बाद भी अगर हम देख सके कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसको हम थोड़ा रुक के देखेंगे। लेकिन जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई मरीज़ है या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है या हार्ट अटैक वाला पेशेंट कोई है तो उसको पहले देखने की ज़रूरत है, वरना वो मर जाएगा। इसीलिए हमें उसको पहले प्रायोरिटी करनी है, उसकी प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशन इज कॉमनली गिवन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया के बाद सामान्यतः कौन सी स्थिति दी जाती है? स्पाइनल एनेस्थेशिया क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देना बेहोशी का, एनेस्थेशिया मतलब बेहोशी का इंजेक्शन देना। तो ऐसा क्यों होता है? काफ़ी बार ऐसा होता है सर्जरी वगैरह के टाइम पे कि एनेस्थेशिया दिया जाता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उसको कौन सी स्थिति में लेटाते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं? ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज सुपाइन पोजीशन, मतलब सीधे लिटाते हैं, सीधा एकदम, ठीक है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज स्प्रेड मेनली थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, कौन सा रोग मुख्यतः वायु जनित बूंदों से फैलता है? यानी वही है कि एयर से फैलता है, वायु से फैलता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी या फिर टिटनस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया था बी, ट्यूबरकुलोसिस, इसीलिए हम उसको आइसोलेट करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इज टू चेक, दवा देने से पहले नर्स की जिम्मेदारी क्या जांचना है? ओनली मेडिसिन कलर, 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग ओनली, पेशेंट्स रिलीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, यानी दवा देने के 5 सही सिद्धांतों को जांचना ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें पेशेंट को दवाई देनी है। एज अ नर्स अगर हम कोई गलती कर देंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि राइट पेशेंट होना चाहिए, सही पेशेंट हमको देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक ही नाम के 2 पेशेंट भी हो सकते हैं, तो हो सकता है किसी की दवा हम किसी और को दे दें, तो पहले हमें पेशेंट जानकारी लेनी, आइडेंटिफाई करना है, उससे पूछना है। तो ये क्या होता है? राइट पेशेंट। फिर होता है राइट डोज, सॉरी पहले आएगा राइट ड्रग। राइट मतलब अब हमने पेशेंट तो चूज़ कर लिया कि इस पेशेंट को देना, लेकिन राइट ड्रग मतलब सही दवा देनी है, कोई गलत दवा नहीं देनी है। फिर तीसरा राइट डोज, राइट डोज का मतलब जितनी मात्रा, अब ऐसा होता है ना कभी कभी कोई टैबलेट्स होती है, कोई 20 mg की, कोई 10 mg, कोई 50 mg। तो अगर मान लो बच्चा है तो बच्चे को आप 500 mg एकदम एडल्ट डोज दे दोगे तो वो भी नुकसान करेगा। बड़ा या कोई एडल्ट है उसको बच्चों वाली डोज दे रहे हो तो उस पर फ़ायदा ही नहीं करेगी, इसलिए राइट डोज होना चाहिए। तीसरा हमारा रूल होता है। चौथा क्या होता है? राइट टाइम, सही टाइम पे देनी है। कोई मेडिसिन ऐसी है जो रात में देनी चाहिए, आप उसे मॉर्निंग खाली पेट में दे रहे हो, शायद वो उतना असर ना करे या उसका कोई और साइड इफ़ेक्ट आ जाए, ठीक है। और एक खुद पेशेंट का राइट होता है कि राइट टू रिफ्यूज़, पेशेंट को अगर नहीं लेना है तो वो मना कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। तो इन सारे राइट्स का हमें ध्यान देना होता है क्या करने से पहले? मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज टू एसेस, ग्लासगो कोमा स्केल किसका आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्लासगो कोमा स्केल एक लाइक बोल सकते हैं क्राइटेरिया होता है जिसमें हम क्या एसेस करते हैं? किडनी का फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना स्तर या ब्लड शुगर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का स्तर, मतलब पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, उससे कुछ आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ चेतना है कि नहीं है या बेहोश स्थिति में, उसी में हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल में बेसिकली होता क्या है? आई, वर्बल और मोटर, इन 3 चीज़ों को हम चेक करते हैं।
आई मतलब प्यूपिल डायलेशन देखते हैं, आँखों में देखते हैं उसकी आँखें खुल रही हैं कि नहीं है, आँखें खुल रही हैं, वो प्रॉपर देख पा रहा है, दैट मीन्स वो चेतना में है। ठीक है, अगर बंद है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो अचेत यानी बेहोश है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, वर्बल मुंह से उसकी आवाज़ निकल रही है, वो बोल रहा है, बात कर रहा है तो ठीक है पेशेंट, अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो अनकॉन्शियस है। मोटर यानी हाथ पैर ठीक से चला पा रहा है तो ठीक है, नहीं चला पा रहा है तो वो अनकॉन्शियस है। तो इस तरीके से हम कॉन्शियसनेस का लेवल चेक करते हैं इन तीनों चीज़ों को चेक करके। ठीक है, तो ये क्या होता है ग्लासगो कोमा स्केल। अब आपसे यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में हम कौन सी 3 चीज़ें चेक करते हैं। ऑप्शंस आपको दे सकता है आई, वर्बल, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन कैथेटराइज्ड पेशेंट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है अस्पताल संक्रमण, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के बाद वो इन्फेक्शन आपने एक्वायर्ड किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इन कैथेटराइज पेशेंट में कौन सा होता है। कैथेटराइज मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट को जिनको लाइक वॉशरूम वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे रिलीज यूरिन, तो उनको कैथेटर लगाया जाता है और आपने देखा होगा साइड में एक यूरिन बैग भी टंगा होता है जिसमें उनकी यूरिन कलेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर किसके चांसेस होते हैं, कौन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऑप्शन है यूटीआई, निमोनिया, हेपेटाइटिस या मेनिंजाइटिस। तो करेक्ट आंसर होगा यूटीआई, मतलब मूत्र मार्ग संक्रमण। ठीक है, क्योंकि हमने लाइक पेशाब के मार्ग पे ही उनका कैथेटराइजेशन किया तो ऑब्वियस सी बात है उसी मार्ग यानी उसी ट्रैक में ही उनको इन्फेक्शन होगा, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है आपके कैल्शियम, आयरन, जिंक या कॉपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए, दैट इज कैल्शियम। फिर है विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, किडनी, लिवर, हार्ट या लंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ब्लू इन हॉस्पिटल इंडिकेट्स। अस्पताल में कोड ब्लू का क्या अर्थ होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे कलर कोडिंग होते हैं, वाइट कोड, ब्लू कोड, रेड कोड, हर कोड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो यहाँ पे ब्लू कोड का मतलब पूछ रहा है। ऑप्शन है फायर इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसी, बॉम्ब थ्रेट या पेशेंट डिस्चार्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, कार्डियक इमरजेंसी, हृदय आपात स्थिति। क्या होता है ना कि कोड कलरिंग होती है, आपने देखा होगा जो अच्छे प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कलर कोडिंग अगर दबा दें तो वहाँ जैसे फायर अलार्म्स होते हैं ना बजने लगते हैं, वैसे कोड ब्लू के लिए भी एक अलार्म सेट होता है, वो बजने लगता है, जिससे कि जो हायर डॉक्टर्स हैं वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई कार्डियक इमरजेंसी आई है कहीं पे, तो यानी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है या कुछ तो प्रॉब्लम आई है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ आते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कोड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मैथड डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। कौन सी संक्रमण नियंत्रण विधि सभी सूक्ष्मजीवी सहित स्पोर्स को नष्ट करती है। ऑप्शन है डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन या फिर बॉइलिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा सी, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस जो उसके स्पोर्स हैं उन सबको ही मार डालती है और साफ स्वच्छ बना देती है चीज़ों को। स्टरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेडिकार्डिया रेफर्स टू। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस हैं फास्ट ब्रीदिंग, स्लो हार्ट रेट, हाई बीपी, हाई टेम्परेचर। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी बार प्रैक्टिस करवाया है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, अगर आपको याद होगा। तो ब्रेडिकार्डिया का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है बी, स्लो हार्ट रेट। अगर हमारी हृदय गति जो है वो धीमी हो रही तो हम उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। यहीं पे अगर इसका उल्टा बोले कि हाई हार्ट रेट यानी तेज़ हृदय गति, तब ऑप्शन आपका होता है ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, तो दोनों को ही याद करके रखो, कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच नर्सिंग डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड अ लीगल रिकॉर्ड, यानी कौन सा नर्सिंग दस्तावेज कानूनी रिकॉर्ड माना जाता है। ऑप्शन है रफ नोटबुक, नर्सिंग नोट्स, न्यूज़पेपर, प्रिस्क्रिप्शन पैड ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा बी, नर्सिंग नोट्स। जो नर्सिंग के नोट्स होते हैं उन्हें ही लीगल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा ए, आयरन। आयरन से ही तो हीमोग्लोबिन बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन
वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? ऑप्शन है पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस या मीजल्स। तो बच्चों में जो BCG का टीका लगता है वो हमें किस रोग या यानी किस डिसीज से बचाता है? करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा आपका? बी, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसिस इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ। साइनोसिस किसकी कमी को दर्शाता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयरन या फिर वाटर? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से ही हमारी जो स्किन है, नेल्स हैं, वो नीले पड़ने लगते हैं, इसी को हम साइनोसिस बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी से हो रही है ना साइनोसिस, इसीलिए पूछ रहा है कि साइनोसिस में हमें किसकी कमी देखने को मिलेगी, तो किसकी कमी है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथिकल प्रिंसिपल डू नॉट हार्म इज कॉल्ड। किसी को हानि न पहुंचाना किस नैतिक सिद्धांत को कहते हैं? ऑप्शन है बेनिफिशेंस, नॉन मालिफिशेंस, जस्टिस, वेरासिटी। करेक्ट आंसर इज बी, नॉन मैलिफिसेंस, यानी कि अहिंसा होता है इसका मतलब। तो वैसे तो यहाँ पे मिस्टेक से लिख गया होगा अहिंसा, मतलब किसी से हमें कोई हिंसा नहीं रखनी, हमें किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है, इसको हम बोलते हैं नॉन मालिफिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन कैन अकर ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन। गंभीर निर्जलीकरण के कारण कौन सी स्थिति हो सकती है? ऑप्शन है शॉक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फिर पैरालिसिस। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, दैट इज शॉक। अगर हम ठीक से पानी ना पिए या हमारे अंदर निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम शॉक में भी जा सकते हैं, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। और कौन सा शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉलिक मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी सिस्टम कंट्रोल्स हॉर्मोन्स, यानी कौन सी शरीर प्रणाली हार्मोन नियंत्रित करती है? ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम। कौन सा आंसर सही होगा? सी, एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPE इन हेल्थ केयर स्टैंड फॉर। स्वास्थ्य सेवा में PPE का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पब्लिक प्रिवेंशन इक्विपमेंट, पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जब कोविड का टाइम था तब हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स नर्सेज होते थे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ही यूज़ करते थे। क्यों? ताकि जो इन्फेक्शन है वो इधर से उधर ना फैल सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पल्स डेफिशिट में इंडिकेट एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन सी स्थिति एट्रियल फिब्रिलेशन का संकेत हो सकती है? एट्रियल फिब्रिलेशन एक तरह से हार्ट की कंडीशन का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है? इक्वल पल्स रेट यानी समान नाड़ी दर होती है, पल्स डेफिशिट नाड़ी अंतर, नॉर्मल रिदम समान लय या स्लो रेस्पिरेशन धीमा श्वसन। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पल्स डेफिशिएट, मतलब नाड़ी अंतर, यानी कि जो आपकी पल्स रेट है या जो नाड़ी दर है उसमें कमी या ऊपर नीचे या अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाई लो हीमोग्लोबिन लेवल। कम हीमोग्लोबिन स्तर किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन से ल्यूकीमिया, एनीमिया, हाइपरटेंशन या अस्थमा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एनीमिया। हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पहला प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया था? लंदन, पेरिस, रोम या दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, that is London. Next question, which type of isolation is used for COVID-19 patient। COVID-19 मरीजों के लिए कौन सा आइसोलेशन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रिवर्स आइसोलेशन, एयरबॉर्न, रेडिएशन या प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज एयरबॉर्न आइसोलेशन, यानी वायु जनित आइसोलेशन, क्योंकि COVID-19 का जो वायरस था हमें पता है किससे फैलता है? एयर से, इसीलिए वायु जनित आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन हम देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया मीन्स। टैकीकार्डिया का क्या अर्थ होता है? तो अभी मैंने आपको एक ब्रेडिकार्डिया का टर्म बताया था, ब्रेडिकार्डिया, उसमें क्या बताया था कि स्लो हार्ट रेट। तो उसका उल्टा भी मैंने बताया था कि अगर हाई हार्ट रेट है तो उसका मतलब होता है टैकीकार्डिया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्ट हार्ट रेट या हाई हार्ट रेट, तेज हृदय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन इज इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल केयरिंग फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट। मीन्स अचेत मरीज की देखभाल करते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन है गिविंग सॉलिड फूड, मेंटेनिंग एयरवे, अलाउइंग पेशेंट टू वॉक, अवॉइड मॉनिटरिंग, यानी निगरानी से बचना। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी, मेंटेनिंग एयरवे, यानी वायु मार्ग को साफ सुथरा बनाए रखना, क्योंकि वो पेशेंट हमें पता है अनकॉन्शियस है यानी अचेत है, बेहोश है,
तो हो सकता है जो सलाइवा मुंह में बन रहा है या कुछ भी सिक्रीशन है वो उसके ट्रैकिया यानी श्वास नली में फंस जाए। अगर ऐसा होगा तो उसे तो समझ नहीं आ रहा और हमें भी वो बता नहीं पा रहा है, तो श्वास नली में फंसने से सांस लेने में उसे दिक्कत हो सकती है, इससे पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो सकती है। इसीलिए हमें उसके एयरवे को यानी वायु मार्ग को मेंटेन करके रखना पड़ता है, साफ़ स्वच्छ बना के रखना पड़ता है या मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसीलिए क्या होगा हमारा बी, दैट इज़ मेंटेनिंग एयरवे। सो दीज आर ऑल 50 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को यहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकता है। सो इसी तरह से आपको ये वीडियोस सारे वॉच करने हैं जिससे आपको लाइक फुल कॉन्फिडेंस आए और जो आपका डर है वो ऑब्वियसली बाहर आ जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।